हेलो बच्चों, कैसे हो। हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट देख रहे थे और काइनेटिक एनर्जी में जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक हम लोग देखे थे काइनेटिक एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम, उसी को दूसरा लैंग्वेज में कहते हैं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। ठीक है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं वर्क काइनेटिक एनर्जी में, आपको मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। वर्क काइनेटिक एनर्जी था वो वर्क डन क्या था आपका, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर था। ठीक है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है, यानी काइनेटिक, सिंपली देखिए काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगा, यानी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब बात आता है कि यार यहाँ पर चेंज इन का क्या मतलब है। चेंज इन का मतलब है कि किस पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे किया, इसके स्पीड पर। ठीक है ना। अब स्पीड मान लो जब आप जिसमें स्टार्ट किए थे अपने बाइक को, उस समय आपकी स्पीड u थी और आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम v। तो चेंजिंग कितना का है, v माइनस यू का। तो पहले क्या था u और बाद में कितना बना v। सेम वही बात करने वाले हम लोग। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगा, इनिशियल यानी स्टार्ट वाला पॉइंट हाफ एम यू स्क्वायर और आफ्टर सम टाइम इट बिकम हाफ एम वी स्क्वायर। अब कितने की चेंजिंग आए, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग करते हैं एफ माइनस आई। और दोस्त क्या है ना, एफ को बोलते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इसको बोलते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। नहीं, सिंपल से एक लैंग्वेज समझो कि यार आप मान लो सपोज नॉर्मली आपके पॉकेट में अभी मान लो 10 रुपीज़ है। ठीक है दोस्त, आपके पॉकेट में 10 रुपये और कुछ देर के बाद सडनली एकदम देखो क्या है, आजकल नॉर्मली पता नहीं चलता कहाँ से आ रहे हैं पैसे। ठीक है ना। अब मान लो सपोज आपके अकाउंट में आ जाए 50 रुपये, तो अब कितने की चेंजिंग आ गई, वेरिएशन कितना का आया, अकाउंट में पैसा कितने आए दोस्त। तो पहले 10 रुपीज़ और फिर कितने हो गए 50। तो आप कहते हो सर बदलाव के लिए यानी चेंज के लिए हम कह सकते हैं पहले वाले में से अगर उतना घटा दें तो जो बदलाव बनेगा सर यही चेंज आएगा। तो आप में कितने अमाउंट और आ गए 40 रुपीज़। तो काइनेटिक एनर्जी जब इनिशियल था तो ये था u और फाइनल कितना हुआ v। अब कितने की चेंजिंग आई, तो फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे आपने इस तरह का करा 50 और माइनस क्या कर दिया हमने 10। तो 50 में से अगर 10 को आपने माइनस करा तो आपके पास बचा कितना 40। तो सेम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइनल और माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब इसमें से अगर आप चेंज करते हो ना तो आपके पास बचेगा कितना, यानी ये ट्रायंगल, यानी इसको बोलते हैं चेंज इन। तो वर्क डन किसके करीब हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटे। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसी को कहते हैं कौन सा, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम, इसी को बोलते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने उसको एक्सप्लेन करा बहुत बेहतरीन तरीके से, हमने एक क्वेश्चन भी लेके किए थे। अच्छा, आज हम लोग कुछ हट की बात करने वाले हैं और पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी पे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उसकी बात करने वाले हैं। तो फटाफट से एक क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग और उस क्वेश्चंस को आप भी बनाइए। ठीक है। एकदम देखो क्वेश्चंस क्या है कि कार इज accelerated on a level road and attain a speed of 4 times. कितने टाइम्स, 4 times its initial speed. Find kinetic energy. हमें निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी। और कब निकालना है, जब ये कहाँ पर मूव कर रहा है, लेवल रोड पर। ठीक है। और अपने वेलोसिटी यानी स्पीड को कितना अटेन कर लिया है 4 टाइम्स। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो क्या पहले ट्राई करना, ना बने तो फिर इसको आगे देखना। ठीक है ना, वीडियो पॉज करके देखते हैं। ठीक है। अब सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, देखो दोस्त हमें कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कार इज एक्सेलरेटेड ऑन अ लेवल रोड एंड अटेन अ स्पीड ऑफ, ये जो सेंटेंस है ना बड़ा काम का है, 4 टाइम्स ऑफ किसका, इनिशियल स्पीड का। तो बेटे सबसे पहली बात ये बनता है कि हमें इनिशियल स्पीड को कंसीडर करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा और उसके बिहेव पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से कह सकते हैं लेट इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू यू। तो
अब आपके सामने अटेन किया है, तो अब उसके पास क्या बनेगा? तो काइनेटिक एनर्जी बोलिए कितना बनेगा? हाफ m बोलिए u स्क्वायर। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखिए अब कहते हैं कि फाइनल वेलोसिटी क्या बन रहा है, जरा चेक करना। फाइनल वेलोसिटी यानी अब ये बन गया आपको कितना? 4 टाइम्स ना। क्वेश्चंस पे फोकस करो। A car is accelerated on a level road and attain a speed of 4 times its initial speed। तो आपने इनिशियल स्पीड को कंसीडर किया u, तो फाइनल कितना बना? 4u। सिंपल सी बात है। तो बेटा यहाँ पर अब काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगा? तो बनेगा हाफ m और v। क्यों? क्योंकि फार्मूला ही होता है हाफ m v स्क्वायर किसके करीब? काइनेटिक एनर्जी के करीब। ये फार्मूला होता है। तो आपके सामने अब v यानी स्पीड कितना बन गया? यहाँ पर बन गया 4u। ये 44 नहीं है, 4u है, इसका स्क्वायर। तो अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगा? ये बनेगा 1/2 इंटू m और इंटू यू स्क्वायर इंटू 4 इंटू 4 कितना? 16। तो अब जरा देखो तो इसको 2 मान ले। अब बेटे अगर इसको 2 मानते हो तो इनको कंपेयर करिए। तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कीजिए। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद आप यहाँ पर एक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और वो वैल्यू क्या है? ये वाला। और ये आपके सामने क्या है? ये आपके सामने है काइनेटिक एनर्जी। कौन सा? इनिशियल। ये वाला देखो ना, ये वाला है कि नहीं? अब ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होता है। तो अब आपके पूछ रहा है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार। तो बनेगा दैट इज, हम इसको ये कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज 16 टाइम्स ऑफ, हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज क्या? 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कौन सा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फिर से देखिए, नॉर्मली आपने इनिशियल किया तो इसको इनिशियल कर लीजिए, अब इसको आप फाइनल कर लीजिए, इसको आप फाइनल कर लीजिए। तो नॉर्मली देखिए ना क्या बन रहा है? हाफ m u स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 4 इंटू यू, अब 4 इंटू यू का स्क्वायर है तो 16 यू स्क्वायर होगा। यू स्क्वायर को इधर कर दिया, 16 को उधर आने दिए। क्लियर है कि नहीं है? तो कितने टाइम्स बन गया ये? 16 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसका बन गया? इनिशियल का। क्लियर है? यानी नॉर्मली अगर बात करें आप, तो पहले इसको आपको देखना है। तो फाइनली इसको कैसे लिखोगे? हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसके आंसर जहां पर भी ऑप्शंस टाइप के हो या न्यूमेरिकल्स टाइप के हो, तो आप बेझिझक इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर बनेगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 16 इंटू बोलो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये चॉइस जहां मिले वहां पुट कर दीजिए। हाँ, और आंख बंद करे उसको कलर कर दीजिए, गलत नहीं होगा। क्लियर है? चलिए दूसरे क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं। एकदम पहले फोकस करना क्या है। देखो कोई भी क्वेश्चंस बड़ा छोटा नहीं होता दोस्त, और कोई भी क्वेश्चन ना, लोग कहते हैं कि यार क्वेश्चंस बहुत हार्ड है, ये मन की धारणा है, ये मन में उसका सोच है कि क्वेश्चंस बहुत हार्ड होता है। क्वेश्चंस हार्ड नहीं होते हैं। अगर आप क्वेश्चंस को रीड आउट कर लिए और क्वेश्चंस को समझ लिए, तो दैट मीन्स जस्ट यू हैव क्लियर 80% सॉल्यूशन ऑफ दोज क्वेश्चंस। समझ रहे बात को? आपको बस जरूरत किस चीज़ की है, नीड है कि क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हो ना उसको समझो, और जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे ना तब तक सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा। तो आपका काम होता है क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करो। एक बार समझ नहीं आए, 2 बार करो, 3 बार करो, हाँ उसको पढ़ो। जब तक समझ में नहीं आता तब तक पढ़ो, उसको अंडरलाइन करो, क्या दिया है, क्या गिवन है, क्वेश्चंस का स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। अगर ये आपको पता चल जाता है तो आपका 80% क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, 20% में फॉर्मूले लगेंगे या किसी और चैप्टर का कॉन्सेप्ट उसके साथ लग जाएगा। हो गया जी? ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, और ऑलमोस्ट क्या है बेटा कि ये क्वेश्चंस हम लोग जब इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में किए भी थे। क्यों याद है आपको? जब नैनो कार वाली बात हुई थी, नैनो कार का मास दे रखा था, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, तब की बात। हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आप प्रीवियस वीडियो अगर देखे हो, पढ़े हो उसको, तो आपको पूरा याद आएगा।
तो कह रहा है कि व्हाट इज वर्क टू बी डन, वर्क फाइंड आउट करना है। कहता है टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और आपके सामने क्या दे दिया जरा देखिए, कार का जो मास है वो ऑलमोस्ट क्या है आपका गिवन है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, तो सिंपली आप क्या कह सकते हो, देखिए तो हम यहां से कह सकते हैं कि u इज इक्वल टू, अगर हम सॉल्यूशन की बात कर लें तो u इज इक्वल टू आपके सामने है 30 किलोमीटर पर आवर, और देखिए क्या केजी है और ये किलोमीटर पर आवर है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो बनेगा 30 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये बन गया u इज इक्वल टू आपके सामने कितना 150, देखिए 150 अपॉन में 18 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब देखिए तो v आपके सामने क्या इंक्रीज हो रहा है ना, तो इतना से ये बढ़ रहा है, वही 10 रुपीज से 50 रुपीज वाली बात जो अभी एग्जांपल लिए थे। ठीक है ना, तो नॉर्मली यहाँ से कितना है, ये आपके सामने है 60 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से कर सकते हैं 60 इंटू बोलो 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 60 और नॉर्मली कितना हो गया आपका 300 अपॉन में 18 मीटर पर सेकेंड, और आपके पास मास कितना है, ये है 1500 kg। ठीक है ना, तो आप एक फार्मूला लगा दीजिए और आप बहुत बढ़िया तरीके से वो फार्मूला पढ़े हो। फार्मूला क्या लगेगा, ऑलमोस्ट यानी कंजर्वेशन। ठीक है ना, देखिए कंजर्वेशन लगाइए तो W किसके बराबर बनेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला आप लगाइए और बना लीजिए, तो आपके सामने यहाँ पर क्या आएगा, W किसके करीब होगा, ये बनेगा हाफ mv² माइनस u²। ठीक है, तो W किसके करीब बनेगा 1/2, मास हो गया आपको 1500 इंटू v की वैल्यू कितना आ गया आपके सामने 300 अपॉन में 18 का स्क्वायर, और माइनस ये बन गया आपका कितना 150 का स्क्वायर अपॉन में 18, ये पूरा। तो यहाँ से जो फाइनली आपके आएंगे W इक्वल टू बनेगा 1/2 इंटू 1500 इंटू कितना, अब हम 1/18 को ना ऐसे हम 1/18 इंटू 1/18 में मल्टीपल बाहर कर लिए। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर है, तो ये कितना बन रहा है आपका 300 और इंटू 300 माइनस 150 इंटू 150। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो ये W किसके करीब बन जाएगा 1/2 इंटू बोलो 1500 इंटू बना 1/18, और यहाँ पर बनेगा सॉरी एक और है 18, तो यहाँ से कर लेगा 1/18 और ये बन जाएगा आपका 3391234 माइनस 22512। ठीक है ना, 20। ठीक है, तो नॉर्मली अब इसको माइनस करिए तो W कितना बन गया 1/2 इंटू 1500 इंटू 1/18 इंटू 1/18 इंटू, अब इसमें से माइनस करिए तो क्या बनेगा, नॉर्मली 2 0, बन गए 5, बन गया 7। समझ रहे बात को? देखिए कुछ ज्यादा बन गया क्या लगता है, तो ऐसे कर लेते हैं थोड़ा यहाँ से, और ये अपने पास क्या है 22,500, तो 0 0, ये बन गया 5, ये बन गया 7। ठीक है, और ये बन गया आपका 6, तो बन गया 67500। ठीक है नॉर्मली, तो अब आप कटिंग कर इसको कट करिए और आप यहाँ से क्या करिए, ये आंसर आप जूल में आंसर निकाल दीजिए, हो गया आंसर। क्लियर है कि नहीं है? आपके 2-3 तरीके हो सकते थे यहाँ पर। 2-3 तरीके में क्या था कि नॉर्मली आप अगर इतना बड़ा नहीं चाहते तो आप यहाँ पर भी कटिंग कर लीजिए। हाँ, कटिंग कैसे करेंगे इसका दूसरा फॉर्म बता रहा हूँ, इतना लंबे चौड़े में नहीं जाएंगे। तो आपके पास हो सकता है 6-3 और 6-10, तो एक बार आता 50/3 और एक चार्ज आता आपका कितना, देखिए सर 6-10 और 6-3 50, एक बार आ जाता इसमें भी 50 और नॉर्मली भाई सब दोनों में आ गया। ठीक है, तो आपका सिंपली आपका नॉर्मली देखिए 30 है ना, गलत बन रहा है 5। ठीक है, तो यहाँ एक बात 25 और एक आता 50, वही बात हो गया। समझ रहे बात को? ये फिर आपके बन के तैयार है। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट आपका आता है क्या, सपोज मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन ये आ सकता है कि वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो एकदम याद रखना कि वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ किस पे, ऑब्जेक्ट पे। ठीक है ना, अगर चॉइस है तब, नहीं तो जैसे आपको क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, देखिएगा आपका क्वेश्चन आ सकता है क्या, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, देखिए जरा, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है ना, डज नॉट डिपेंड ऑन, और ये आपको चॉइस देता है, मान लीजिए यहां पर दे देता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और बी चॉइस आपको दे देता है सपोज मान लीजिए फोर्स, और सी चॉइस देता है एंगल बिटवीन किसका, एफ एंड एस का, ठीक है ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, और जो लास्ट चॉइस अगर आपको दे देता है इनिशियल वेलोसिटी, तो अब डिपेंड करता है आपके सामने। तो अब जरा देखिए, तो W वर्क डन का क्या फॉर्मूला है, W इक्वल टू होता है एफ एस। सिंपली बात करते हैं तो देखिए किस पे डिपेंड किया वर्क डन, हमने आपको जब स्टार्ट किए थे उसमें भी आपको पढ़ाए थे वर्क डन किस किस पे डिपेंड करता है, नेगेटिव वर्क डन कब होएगा कब नहीं होगा। देखो फोर्स मिल गया जी, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, अब कभी कभी इसको हटाते हो ना, एक तरीका बताए थे, ये बताते एफ एस इंटू बोलो तो कॉस थीटा, देखो तो क्या एंगल पे भी, और तो लास्ट में क्या बचा इनिशियल वेलोसिटी, तो इसके चॉइस क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी। तो हम यहाँ से कहते हैं वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, तो क्या करेंगे आप इस पार्ट को लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी को, इस पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद देखिए द मोमेंटम ऑफ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम फायर्ड फ्रॉम अ गन इज 10 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कहता है कि द मोमेंटम ऑफ बुलेट इतना, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। तो तुम्हारे मन में परेशानी हो रही होगी, अरे यार क्या कुछ दिया तो है नहीं, हाँ, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा आपके पास ना, मैंने कई बार बोला है कि क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाता है तो ये समझ लेना कि आपके 80% सोल्यूशन हो चुका है, सिर्फ 10 to 20% में होता है क्या बेटा, एक्चुअल में आपको थोड़ा इधर उधर ढूंढना पड़ेगा, समझ रहे बात को। तो उस सिचुएशन में क्या बनेगा, देखिए सॉल्यूशन क्या बनेगा, यानी मोमेंटम ऑफ बुलेट ऑफ मास 20, तो मास कितना दिया 20 ग्राम, इसको कन्वर्ट करिए किसमें, केजी में, ठीक है ना, तो ये कैंसल आउट, तो बन गया 0.02 kg, और फायर्ड फ्रॉम अ गन इज, अच्छा ये पूरा का पूरा दे दिया है नहीं, तो केजी मीटर पर सेकंड, तो आपको दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि केजी मीटर पर सेकंड है क्या, तो देखो तो इसको ब्रेक कर लेते हैं जरा, देखो केजी मीटर पर सेकंड, केजी तो हो गया भाई मास, और ये हो गया वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, यानी एमबी बोले तो पी, दिया कि नहीं दिया है, देखो तो, यानी सिंपली हम बात कर सकते हैं P बराबर दे दिया आपको 10 kg मीटर पर सेकेंड, और हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी, क्यों, काइनेटिक एनर्जी होगा ये होता है हाफ mv²। तो तुम्हारे मन में एक विचार और आएगा, सर अगर हम वेलोसिटी ना निकाले यहाँ से और डायरेक्ट पुट करें तो कोई बात नहीं, काइनेटिक एनर्जी बोलो p² अपॉन में 2m, याद आ रहा फॉर्मूला, तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लो, काइनेटिक एनर्जी कितना p² अपॉन में 2m, तो p² कितना बन गया 0.02 का होल स्क्वायर, और अपॉन में 2 इंटू मास कितना बन गया आपके सामने, सॉरी गलत लिख दिया आपको, 10 का स्क्वायर और अपॉन में बोलिए 2 इंटू बोलो 0.02, तो हम इसको कर सकते हैं 10 इंटू 10 अपॉन में 2 इंटू 2, और इस पॉइंट को उड़ा के ऊपर लेके चले जाओ, समझ रहे बात को, इस पॉइंट को ऊपर रख देंगे तो क्या बन जाएगा, अरे देखो इच्छा अगर तुम्हारी है तो यहाँ पर कर दो ऐसे 100, तो अब 2 और गुना 2 कितने होते हैं, नॉर्मली 4, तो ये आपके बन गए 2500 जूल, ठीक है ना।
अच्छा, तुम्हारे मन में अगर ये बात आ जाए या क्वेश्चन में आ जाए कि सर अगर यही किलो में आ जाए तो कर लो बेटा, किलो का मतलब कितना 1000, इसलिए बनेगा 2.5 किलो जूल। समझ रहे हो बात को? या तो आपके सामने बन गया 2.5 किलो जूल यानी 2.5 किलो जूल। क्लियर है? अब तुम कहोगे सर इसको दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका की बात करें जरा देखो तो, अगर आपके पास मान लो ये वाला फॉर्मूला दिमाग में नहीं आया हो तो अब जरा देखो P बराबर क्या होता है, एम बी, V बराबर बोलो P अपॉन में M यानी 10 अपॉन में बोलो बेटे 10 अपॉन में लिखना M यानी 0.02, इसको हटाओ लगा दो। हाँ भाई समझ रहे हो ना बात को? तो ये कितना बन गया 1000 अपॉन में 2 इज इक्वल टू बोलो 500, फिर भी उतना ही आना चाहिए आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा आगे की तरफ। अब हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², हाफ इनटू मास हो गया 0.0, v² बोले तो यानी 500 का स्क्वायर, तो 1/2 इंटू बोलो 2 अपॉन में कर लो 100 इंटू बोलो 500 इंटू बोलो 500। तो आपके पास ना 2 शून्य 2 शून्य 0 जिसको बोलते हो, तो नॉर्मली ये देखो 2 से 2 कैंसिल, तो 5 इंटू 5 कितना होगा 25, कितने 0 डबल 0, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 2.5 किलो जूल। देखो तो मतलब इसको 1000 से बात कर लेते हैं, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 2.5 में बन जाएगा। तो ये देखो पहले भी आया था अब भी आया, मतलब आप कई तरीके से करो ना तो बात क्या बनेगा आपका वही बनेगा। समझिए बात को? तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, देख रहे थे वर्क एनर्जी थ्योरम का पार्ट। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे की हम बात अगर करें तो आपके साथ आता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। जरा देखिएगा, फिर हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस लगा लेंगे और फिर जैसे चैप्टर फिनिश हो जाएगा एंड में सारे क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलते हैं पीई। अब होता क्या है, मान लो सपोज एक पेन है और हम इसे पॉकेट में रख दिए तो किसी पोजीशन, तो इसमें क्या है जब आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे ना इसमें हाइट का बहुत इंपॉर्टेंस है। समझ रहे ना बात को? हाइट कंसीडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, जो भी हाइट लोगे ना वो अर्थ के सरफेस से, जहां पर आप मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हो, जिसको आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हो, ठीक है ना, वहां से कंसीडर करना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे की तरफ। अब क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं पर, मान लो ये बोर्ड देखो जैसे हैंग है, और जैसे ही ये बोर्ड को हम वहां से हैंगिंग यानी उस पॉइंट से इसको थोड़ा रिमूव करें तो ये बोर्ड मेरा क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ गिरेगा। अच्छा, नीचे की तरफ गिरने का क्या मतलब है, मतलब ग्रेविटी लग रही है उसके साथ। क्या लग रहा है? ग्रेविटी लग रहा है। ठीक है ना? तो एक बात और है भाई, बोर्ड तो है लाइक अ नॉन लिविंग थिंग्स, ऑब्जेक्ट है उसमें भी, उसके पास नॉन लिविंग हो या फिर लिविंग हो, आप बहुत बढ़िया से जानते हैं कि कोई भी बॉडी हो तो उसके पास मास होगा। समझ रहे ना बात को? बॉडी कोई भी हो तो मास उसके पास होगा। क्लियर है? चलिए, अब उसके पास मास भी है और हैंग हुआ है, तो नॉर्मली आप किसी न किसी हाइट पर है हैंगिंग, और ग्रेविटी नीचे की तरफ एकदम वर्टिकली कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और जरा सोचो तो मास भी है, हाइट भी है और जी भी है, तो मल्टीप्लाई कर दो ना, m इंटू जी इंटू एच, किसका फॉर्मूला बन गया, पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या, m इंटू जी इंटू एच। क्लियर है? ठीक है, नहीं क्लियर है तो फिर समझो। अब हम नॉर्मल सी बात करते हैं। घर में ना आपके जो फैन है, पंखे की बात कर रहा हूँ, वो हैंगिंग होगा, टंगा हुआ होगा। ठीक है, अब उस फैन के पास कुछ ना कुछ मास है कि नहीं है, मास नहीं होगा, होगा, उसके पास मास है। और अर्थ के सरफेस से देखिए तो किसी न किसी ऊंचाई पर है ना, किसी हाइट पर है ना। अगर वो पंखा टूटता है, गिरता है, मान लो आप उसको खोल देते उसके बोल्ट को, तो कहाँ गिरेगा, नीचे, यानी ग्रेविटी है कि नहीं है। और ग्रेविटी को दूसरा लैंग्वेज में एक्सेलरेशन बोलते हो ना, जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं।
तो आपके सामने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है और उसके पास मास भी है और हाइट भी है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, चलो देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, which causes by the virtue of its position or configuration, the energy of body which possesses, यहां पर एक लाइन छूट गया दोस्त, possess आप करेंगे बाय, द एनर्जी ऑफ बॉडी विच possesses, ठीक है ना, द एनर्जी ऑफ बॉडी विच possesses by the virtue of its position or configuration, ठीक है, is called पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को फाइनली क्या कहा आपने, पीई। देखो मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जब आप न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट करेंगे या मैं ही करूँगा उसमें इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखूंगा ये पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, बचपना थोड़ी है, सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप। हाँ, अब उसके लिए मान लीजिए सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें आप ये इतना लाइन लिख रहे हैं, तो फिर आपके पास क्वेश्चंस का टाइम क्या है बनाने के लिए, पढ़ने में और लिखने में बिता देंगे, तो फिर आप रंगेंगे कब, उसको कलर कब करेंगे। इसलिए आप शॉर्ट फॉर्म समझिए, शॉर्ट फॉर्म क्या कहता है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, चलिए, तो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये कि उसके पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यहां पर हो गया शेप की बात कर रहे हैं, ठीक है, बॉडी के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको कहते हैं हम लोग। तो अब नॉर्मली अगर हम बात करें कि सपोज मान लो, जब देखो तो ये एक ऑब्जेक्ट है एम मास का और हाइट अर्थ के सरफेस से, कहां पर है ये, अर्थ का सरफेस, और ईएस का मतलब होता है अर्थ सरफेस, समझ रहे हो ना बात को, ईएस अर्थ सरफेस की बात कर लिए, ईएस आपका क्या हो गया, अर्थ सरफेस। अब अर्थ सरफेस पे है और यहाँ से ये हाइट जो है ऑलमोस्ट कितना है, ये एच, और नीचे की तरफ क्योंकि यू क्या बनेगा यहाँ पर, जीरो। याद करिए इक्वेशन ऑफ मोशन को, इक्वेशन ऑफ मोशन में कई बार मैंने ये कहा है आपको कि ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकेंगे तब क्या बात बनेगी। दोनों सिचुएशन पढ़ाए, तीसरा पढ़ाए थे जब मान लो दोनों ऊपर नीचे हो तब कहाँ पर जाके मिलेगा। तो नॉर्मली आपसे कहा जाता है कि यार बॉडी किसी हाइट पर है, तो समझ लो बेटे किसी हाइट पर बॉडी है, दैट मीन्स उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। इतना क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब ये हाइट मान लो ये ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, ये जी के स्पीड से क्या करता है, जी मीटर पर सेकंड के स्पीड से, मतलब एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, इसको जरा सोचो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी इंटू एच, ठीक है, एम जी इंटू एच। अब तुम्हारे मन में आ गया पोटेंशियल एनर्जी को एम जी एच के फॉर्म में कैसे लिया सर आपने। हाँ, तो आप इसको ना ड्राइव कर सकते हो, ड्राइव भी कर सकते हो। तो ड्राइवेशन का नॉर्मली सिंपली क्या, W किसके करेंगे जरा देखो तो, W किसके करेंगे अगर हम बात कर रहे थोड़ा, ठीक है, तो W किसके करें। अब इसको दूसरे फॉर्म में देख लो, तो W किसके करीब मान लो, F और S, और W किसके करीब, F बराबर कितना तुम जानते हो M A, तो यहां से करो M A और इंटू कितना S, और बेटे आपके सामने A क्या है, G, और S कितना है H, तो W किसके करीब बन गया, M इंटू G इंटू H, बना कि नहीं बना है, और M इंटू G इंटू H बन रहा है, तो वर्क डन इज स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इज स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो अब देखिए तो पोटेंशियल एनर्जी कितना बन गया, M इंटू G इंटू H। क्लियर है, चलिए आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या है गिवन, उसकी बात करते हैं। ठीक है, एकदम फोकस करते रहना तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो यहां से कह सकते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी आपका बन गया mgh, ठीक है। तो यहां पर m क्या है, मास ऑफ
एन ऑब्जेक्ट किसमें होना चाहिए, kg में। क्लियर है। और g क्या है आपका, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और आपका ये किस में होना चाहिए, ये होना चाहिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। और आपके पास h क्या है आपको, हाइट, ये किस में होना चाहिए, ये होना चाहिए मीटर में। क्लियर है। अच्छा फिर से देखो, ये जो एंड में लिखते हैं ना, ये न्यूमेरिकल्स के लिए बड़ा हेल्पफुल है। ठीक है। चलो देखिए, अब हम बात करें अगर एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा मन में अगर तुम सोचो कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसको समझे तो एग्जाम्पल क्या आ सकता है। अगर हम बात करें कि सिंपली कि पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल क्या, जैसे वाटर टैंक एट एनी हाइट, या हम कह सकते हैं वाटर टैंक एट कहां पर, रूफ, यानी छत पर, वाटर टैंक ऑन द रूफ। ठीक है। और देखो क्या है, तुम्हें थोड़ा अंग्रेजी क्या दिक्कत है, हमें भी, अब तुम्हें तो अच्छी होगी तुम्हारी, तो एट होगा, ऑन होगा, ये अपना ग्रामेटिकल करते रहना। ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं दूसरा एग्जांपल क्या बन सकता है, यानी वाटर कैप्ड इन अ डैम। वाटर कैप्ड इन अ डैम मतलब डैम में पानी जहां पर रुका पड़ा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है कहीं सिचुएटेड है, नहीं। अब तीसरा एग्जांपल तुम्हारे मन में अगर विचार हो कि सर थर्ड क्या बनेगा, तो कह सकते हैं नॉर्मली बेंट स्ट्रिंग ऑफ बॉ। बेंट स्ट्रिंग ऑफ बॉ मतलब समझ में आया। बेंट स्ट्रिंग ऑफ बॉ क्या होता है, सिंपली मतलब, अरे लाइक देखिए हो ना, धनुष टाइप का, धनुष जो आजकल रामायण में आ रहा है ना, रामायण देखे होंगे, उसमें राम वगैरह खूब चलाते हैं, नहीं देवता जी जो अपने हैं। ठीक है। राम लक्ष्मण हो गए। ठीक है। हमारी तरह वो भी इंसान है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। लेकिन क्या है कि बहुत पुराने से आए हुए हैं, तो हम लोग पूरा उसका समझ रहे हो, बाकी समझ गए होगे तुम। ठीक है। चलिए देखिए क्या है, वाटर टैंक ऑन द रूफ, दूसरा है वाटर कैप्ड इन अ डैम, और बेंट स्ट्रिंग ऑफ बॉ। बहुत सारे और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं इसके। अगर आपके मन में आएगा कि सर पंखा अगर हैंगिंग है तब क्या बात करें, बिल्कुल सर, पंखा अगर हैंगिंग है तो वो भी आएगा। अगर हम नॉर्मली बात कर रहे हैं वाउंड अप स्प्रिंग, तुम्हारे मन में आएगा वाउंड, स्पेलिंग चेक कर रहे हैं ना, वाउंड अप स्प्रिंग कर लो, स्ट्रिंग स्प्रिंग मतलब वाउंड अप स्प्रिंग का क्या मतलब, अरे इस तरह से, ये ऐसे नहीं होते जो तुम लोग दिवाली वाली में जो पटाखे वटाखे टाइप के नहीं दीपावली में, समझ रहे होंगे। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। चलिए अब सिंपली बात करते हैं क्या कि नॉर्मली किस किस पे डिपेंड करता है, क्या फैक्टर है। तो अब आपने देखा ऑलमोस्ट कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फिर से एनर्जी आया, एनर्जी वर्क डन, और वर्क डन का यूनिट क्या, जूल। तो एनर्जी का यूनिट जूल, चाहे पोटेंशियल आए चाहे कोई भी आए। तो नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जूल। ठीक है। देखिए ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज क्या बनेगा, जूल। और पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है कि नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। सिंपली हम कह सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग पोटेंशियल एनर्जी। देखिए तो आपको अगर इस तरह की बात अगर समझ में नहीं आए, ठीक है ना, तो देखिए जरा अगर कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा तो आप फॉर्मूला याद रखो। सबसे बढ़िया टिप दे रहा हूं मैं, जो टिप्स है उसकी बात करता हूँ। सीपी मंत्रा याद रखना कि किसका फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा, आप फॉर्मूले को याद रखिए। ठीक है। अभी देखो ना, फॉर्मूला आपके सामने है, पोटेंशियल एनर्जी किसके करीब होगा, ये बनेगा m इंटू जी इंटू एच। होता कि नहीं होता है। तो ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है मेरे भाई,
ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंड कर दिया, मास और हाइट पर। समझ रहे हो ना बात, मास और हाइट पर है तो मास भी मल्टीपल में, हाइट भी मल्टीपल में, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन। आया कि नहीं आया? तो फर्स्ट लिखेंगे यहां पर किस पे डिपेंड करेगा, तो हम लिखेंगे मास और मास ऑफ बॉडी। ठीक है, मास जितना पोटेंशियल एनर्जी उतना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेंगे एम। मास कम पोटेंशियल एनर्जी कम, मास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। चलिए अब दूसरा बात आता है क्या, कि आपको मैंने कहा था फॉर्मूले से, हाइट अबव द ग्राउंड, हाइट अबव द ग्राउंड, और पोटेंशियल एनर्जी कितना बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा हाइट का। हाइट ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, हाइट कम पोटेंशियल एनर्जी कम। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो अब एक और लिख लेते हैं, थर्ड थिंग्स। ठीक है, थर्ड थिंग्स ये आता है आपका कि चेंज इन शेप, जिसको कॉन्फ़िगरेशन कहे था आपने, चेंज इन शेप। अब चेंज इन शेप में क्या, तो यहां से हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी चेंज इन शेप। पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बन जाएगा, चेंज इन शेप। यानी अगर हम बात करें थोड़ा, अच्छा आपने देखे होंगे अभी अभी जस्ट मान लो दूरदर्शन वालों की बात करें थोड़ा, तो एकदम से राम भगवान एकदम तीर लेके यूं तैयार, लक्ष्मण जी तैयार है, तो जितना बेंडिंग किया, जितना खींचा, उतना हाइट बना कि नहीं बना, उसके स्ट्रक्चर उतने चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम वो की बात करें, धनुष की बात करें, तो मतलब जितना स्ट्रेचिंग उतना पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए? तो अब इस पॉइंट्स को ऐसे नोट कर लेना ताकि आपको भूले नहीं। हम कह सकते हैं ग्रेटर द स्ट्रेचिंग, ग्रेटर द स्ट्रेचिंग, समझ रहे हो बात को, या ट्विस्टिंग, या एक और काम कर सकते हैं बेंडिंग। देखिए, ग्रेटर द स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग और बेंडिंग, मोर इज द पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? ग्रेटर द स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग और बेंडिंग, मोर इज द पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिंपली तो हम ये कह सकते हैं कि जितना स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग या बेंडिंग उतना ही पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा? और बस ठीक है। अब जरा देखिए हम आगे की थोड़ा बात करें। अब कहते हैं क्या कि नॉर्मली एक क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चंस लेते हैं, जरा देखिए, जरा समझो। एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ये है, इफ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 6 मीटर अबव अर्थ सरफेस से ऊपर है, तो आपको मैंने क्या कहा, जस्ट सॉल्यूशन कैसे करेंगे। जरा देखिए, आपके सामने मास दे दिया है दोस्त कितना, 10 kg, और आपके सामने हाइट जो है ये 6 मीटर, और हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, सबसे बड़ी बात, अगर आपको ग्रेविटी की वैल्यू दिया है तो 10 लेना है, और नहीं दिया है तो 9.8 लेना है। फिर से सुनिए, अगर आपको ग्रेविटी की वैल्यू 10 दिया है तब आप पुट कीजिएगा, अगर नहीं दिया है तो आपको कितना लेना है, 9.8। इस सिचुएशन में आपके पोटेंशियल एनर्जी कितना बनेगा, ये बनेगा mg/h। तो m कितना है 10, g कितना है 9.8, और हाइट कितना 6, तो इसको हटा दीजिए और ऐसे लगाइए 10। समझ रहे हो ना? तो यहाँ से ये और 10 तो कैंसिल आउट हो गया, तब आप नॉर्मली यहाँ से मल्टीपल कर लीजिए, तो आपके सामने जो बनेगा पोटेंशियल एनर्जी, ये कितना बन जाएगा, 98 × 6। ठीक है, और 98 × 6 को आप क्या करिए, सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो पोटेंशियल एनर्जी ये सब बेटे जूल में आएगा, तो ये बन गया 8 × 6 = 48, और कितना
8 6 48, 4 और 9 6 54 और 58 जूल। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से यही आ रहा होगा। ठीक है, कितना? ठीक है, 588 जूल। तो ये नॉर्मली आपका क्या था, एक सैंपल क्वेश्चन था पोटेंशियल एनर्जी पे। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात कर लें क्या कि सिंपली और क्या न्यूमेरिकल्स। तो चलिए और न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग इसका आगे।